एयर इंडिया का फ्लाइट लेके मैं कलकत्ता आई थी, जिसमें मेरे साथ हमारे कोई सांसद और टीएमसी का वरिष्ठ नेता सांसद सुदीप बंदोपाध्याय जी भी थे। मैं आके मेरा कलकत्ता के घर में रह गई थी और 31 मार्च में मेरा पर्सनल गाड़ी लेके मेरा चुनावी क्षेत्र रायगंज में आई थी। रायगंज में पहुंचने के बाद 2 तारीख को, जबकि यहाँ पे कोई मतलब लॉकडाउन ठीक से मनाया नहीं जा रहा था, उसी समय कुछ पत्रकार मित्रों मुझे बताया है, देवश्री जी आप केंद्रीय मंत्री और यहाँ का सांसद के नाते एक बार अगर रास्ता में जाके सबको ऐसे सूचना दे या आपका प्रचार करे तो अच्छा हो। मैं मेरा साथ कुछ फेस मास्क लेके गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मैं कुछ लोगों को मास्क दे दिया। जिन लोग नहीं लगा सकते थे इनको थोड़ी दूर से मैं मास्क भी लगाई। उसी दिन शाम तक मेरा खिलाफ कोई टीएमसी चेयरमैन यहाँ का रायगंज म्यूनिसिपैलिटी के मेरा खिलाफ एफआईआर दर्ज किया कि मैं दिल्ली से आई हूँ, इसलिए मुझे क्वारंटाइन किया जाए। मैं उसी समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जानकारी दिए है कि हम लोग 9 मार्च से होली मिलन के समय से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग में है और हमारे बंगलों में पूरा क्वारंटाइन में हूँ और हमारे पूरा चेकिंग वगैरह, और जब भी हम लोग सदन में जाती थी हमारी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हुआ है। और फ्लाइट से उतरने के बाद कलकत्ता एयरपोर्ट में भी मेरा टेस्टिंग हुआ था और मेरा कोई सिम्टम नहीं है। फिर भी मैं घर में ही रही है और घर में लॉकडाउन मान रही हूँ। और एक बार सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं अकेली गई थी और मैं लॉकडाउन तोड़ने वाला नहीं। उधर 3 तारीख शाम तक यहाँ का पूरा पुलिस फोर्स लेके मेरा घर में आके 7 पुलिस वैन जिसमें 70 लोग था, एक साथ इकट्ठा होके मेरा दरवाजा तक आके मेरा दरवाजा घेर के मुझे वार्निंग दे दिया कि आपका घर में इसमें मैं क्वारंटाइन नोटिस मारने के लिए आई हूँ। मैं इनको पर्सनली रिक्वेस्ट किए है, देखिए मैं खुद ही अलर्ट हूँ और मैं घर में ही रह रही हूँ, घर का दरवाजा के बाहर भी नहीं जाती हूँ। आप ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि इस अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं। अगर मिनिस्टर के घर में क्वारंटाइन नोटिस मारा जाएगा, क्वारंटाइन नोटिस लगाया जाएगा तो सब लोग भयभीत हो जाएंगे। मैं खुद ही मानने वाली है, कोई चिंता नहीं। तीसरे दिन में वो आशा वर्कर आके मुझे जांच करने के लिए आया था कि हमारा सिस्टम ऐसे बना है। जब बहस चल रहे थे उसी समय मैं इनको पूछा, आप लोग इतने लोग आए हैं, आपका ना तो मास्क है ना आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे, मेरा घर में मेरा 1 हाथ दूर से आप लोग बात कर रहे, आप भी खुद नहीं मान रहे। एक सेंट्रल मिनिस्टर के घर में कैसे आना है? अगर आपका आना था तो 2 लोग आके मुझे बोल सकते थे कि आप घर में रहिए, आपका घर में क्वारंटाइन नोटिस मारना। ऐसे आप लोग पूरा तामझाम लेके आए हैं, लगता है मैं कोई ऐसा कुछ गुनाह कर दिया है और सब लोगों का दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत कोई अन्याय कर चुके हैं। इसके बाद वो इधर से निकल गया, जाते वक्त बोल गया है कि हाँ ये तो सही नहीं हुआ, आपस में ऐसा बात। तीसरे दिन रात को जब स्वराष्ट्र मंत्रों से हमारे स्वराष्ट्र दफ्तर में फोन आया था तो इन्होंने बताया, स्वराष्ट्र सचिव ने, हमारे पास जानकारी नहीं था ऐसा हुआ है मिनिस्टर के साथ। तब अगले दिन सुबह यहाँ का डीएम मुझे व्हाट्सएप कॉल में बताया है, मैडम आई एम सॉरी, आपका साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमको जानकारी नहीं था, हम ऐसा नहीं होना था, सॉरी मैम ऐसा बोला। लेकिन दूसरा तरफ वही डीएम पत्रकार लोगों को बताया है कि हम तो इनका घर में क्वारंटाइन नोटिस जरूर लगाएंगे। अरे जब मेरा घर का दरवाजे में नहीं लगा सकते तब नीचे हमारे यहाँ का सुदर्शन नगर पोस्ट ऑफिस जो है, उस पोस्ट ऑफिस का नोटिस बोर्ड में क्वारंटाइन नोटिस और पोस्ट ऑफिस का दीवार में नोटिस लगा के गया था। अरे आज तक वो जब मैं 23 तारीख मैं दिल्ली से आई हूँ
तो मेरा 6 तारीख तो तक 14 दिन खत्म होने वाला था, मैं उनको जानकारी दी, लेकिन उन्होंने फिर 31 से 13 तारीख, क्योंकि मैं दूसरे जिले से आई है, मतलब कोलकाता से आई है, इसलिए 13 तारीख तक क्वारंटाइन नोटिस लगा के गए। मैं इसके आगे कुछ बहस नहीं किए हैं और इसको अभी तक, आज 25 तारीख है, मेरा जो अपार्टमेंट है पोस्ट ऑफिस के दीवार में, वो क्वारंटाइन नोटिस नहीं खुला है और नीचे पुलिस भी पोस्टिंग है। बार बार मेरा पास खबर भी आ रहा है, मैं रास्ता में कुछ सेवा काम में जब जाऊंगी तभी मुझे घेरने का कोशिश में है। तो इसलिए मैं लॉकडाउन को मान्यता दे के मैं घर में बैठी हूँ। लगातार मेरा सेवा का जो काम वो चल रहे हैं और जिन लोगों का पास रेशन वगैरह पहुंचना है वो पहुंच रहे हैं। जो लोग, जो माइग्रेटेड लेबर जो बाहर है, इनका साथ मेरा दिन में पहले 700-800 फोन मैं खुद ले लेती थी, आज कम हो गया है। अभी भी मैं इन सबों का साथ एक साथ देते हैं, जहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, रेशन नहीं मिल रहा है, इसका व्यवस्था भी किए दे रहे हैं। और जो लोग बाहर में कोई परेशानी में है, यहाँ पे जहाँ जिनका पास जो भी सूचना मिल रहे, जिनको पास कार्ड नहीं है, रेशन कार्ड नहीं है, बीपीएल नहीं है, वो लोग अगर एक फोन मुझे करते हैं कि मैडम ऐसा परिस्थिति, कब लॉकडाउन उठने वाला है, मुझे जब भी पता चल रहा है, मैं तुरंत आधे घंटा में इनका घर में रेशन पहुंचा रही हूँ। तो सेवा काम मैं घर से कर रही हूँ और ये भी इनको मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि जैसे भाजपा लीडर को साथ जैसे और एमपी लोगों का साथ जैसे हरकतें किया जा रहे हैं, जो सब जो सौगत राय, सुदीप बंदोपाध्याय जी सब मेरे साथ आए थे, इनका घर में क्वारंटाइन नोटिस नहीं है, सिर्फ मेरा घर में क्वारंटाइन नोटिस है। और हम लोगों को जैसे रोका जा रहा है, बहुत घृणा की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई मिनिस्टर, देश का मंत्री होने का नाते मेरा ये जिम्मेदारी आते है कि मैं लोगों का पास जाके ऐसा हालत देख सकते हैं और इसका तुरंत व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत दुख की बात है, पश्चिम बंगाल सरकार में एक ही मात्र नेता है जो खुद रास्ता में जाके वो कोड बना सकते हैं, माइक्रोफोन लेके भाषण दे सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, रेशन दे सकते हैं, और इसके अलावा किसी का अधिकार नहीं, हक नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। मैं आपके माध्यम से पूरा देश को जानकारी देना चाहती हूँ। घर बैठ के हम लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन जनता उम्मीद रखते हैं, जिन लोगों को चुनाव जीत के पिता के मंत्री बना है, इन लोग इनका पास जाए तो इनका हौसला बढ़ते है, इनका भरोसा होता है, इससे हमको रुका गया है। धन्यवाद देवाश्री जी। अब हम आग्रह करेंगे जॉन बारला साहब से। जॉन बारला साहब, कृपया अपनी बातें रखें। नमस्कार सबको। आज मेरा दिल्ली से आया हुआ 20 तारीख को मैं सेशन खत्म होते हुए शुक्रवार को मैं घर वापस आया बाय फ्लाइट। मिसेज भी थी साथ में आया। आने के बाद में फिर कुछ दिन का बाद में जब लॉकडाउन हमने आह्वान था जनता कर्फ्यू, उसमें शामिल हुआ। फिर उसके बाद फिर लॉकडाउन फ्लो हुआ। फिर लॉकडाउन में फिर उस समय कुछ चर्चा ही हुई कि नहीं, लोकल डीएम को हमारे फंड से, एमपी लेड फंड से हमको 50 लाख का हमको ये देना है, एमपी लेड से देना है। तो मैंने दिया। देने के बाद में मैं सीएमएच के पास गया, सीएमएच से बात किया कि क्या परिस्थिति है, क्वारंटाइन लेके क्या क्या परिस्थिति है। मैं उनके पास जाने के लिए मैं उनसे अपॉइंटमेंट लिया, फिर मैं उनके पास गया। तो मैं जब गया तो उन्होंने अच्छा से बर्ताव किया, अच्छा से रिपोर्ट भी लिया कि ये 50 लाख अगर हमें मिल जाता
तो उन्होंने प्रस्ताव रखा, ये 50 लाख अगर मिल जाता है एमपीलेट का, तो मैं कुछ कुछ सामग्री मैं खरीदता, कुछ मशीन है वो सब खरीदता, वो हमको इन रिटर्न हमको हमको दिया, ये आप ये दीजिए। तो ठीक है, उनसे बात करके फिर वहाँ से मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को लेके और मनोज तिगा हमारे विधानसभा मादारी विधानसभा एमएलए को भी लेके गया। फिर लेके जाने के बाद में हम लोग डीएम के पास गए, डीएम से, तो डीएम ऑफिस में ही था। तो उनका स्टाफ बोला, और उनका जो सफारी वाला ड्रेस रहता है उसका गार्ड सब, वो भी हमको सैनिटाइज दिया। हमने सैनिटाइज लगाया, लगाने के बाद में हमको 15 मिनट तक बिठाया कि डीएम साहब कुछ काम कर रहे हैं तो आपको बुला। ठीक है, थोड़ा 15-20 मिनट होता है, उसके बाद देखता हूँ वो अपना चैम्बर में नहीं है। वो जो सफारी वाला हमने ये सैनिटाइज दिया, उसके साथ फिर वो मुझसे मुलाकात नहीं करके वो बाइक लेके कहीं रफू चक्कर हो जाते हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं। पता नहीं किस बात नहीं के, हमको नहीं समझ आया। फिर उसके बाद हमने देखा, मैं ये सोचा था कि उस फंड से अगर मैं कुछ मेरे क्षेत्र में करीबन 15-20 बागान बंद है, तो उस फंड से अगर कुछ राशन वाशन दिया जाए तो बेहतर होता है। इसके लिए बात करने मैं डीएम के पास गया था, लेकिन वो हमारा बात सुनवाई नहीं किया, वो रफू चक्कर हो गया। उसके बाद में फिर प्रेस मीडिया करके मैं फिर वापस घर चला आया। घर चल आने के बाद में मैंने देखा अब ये तो प्रशासन से तो कुछ हेल्प मिलने वाला नहीं है, तो फिर मैंने अपने अपने पॉकेट से कुछ जुगाड़ किया। राशन वाशन बहुत सारा टी गार्डन का, जैसे कालचिनी और राय मटन, ये 2 बागान पूजा का पहले से बंद है, तो उनका मैं यहाँ से कम 1.5 टन 15 टन यहाँ से हमने चावल को भेजा उस बागान के लिए, कम से कम 1800 परिवार के लिए। तो वो मैं नहीं गया वहाँ, मैं गया भी नहीं वहाँ पर। लड़का सबको, कार्यकर्ता को बोल दिया कि आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कोई फोटो वोटो नहीं लगाना है, जान रहे हैं यहाँ पर किसने दिया, इसलिए वो ये फोटो खिंचाने वाला काम नहीं करना, तो वो कर लिया वो। उसके बाद फिर से मुझे ये बंद बागान, करीबन 15-20 साल से बागान है बंदा पानी, उसमें गया था। तो वहाँ का लड़का सब बार बार फोन किया, वहाँ का कार्यकर्ता कि राशन चाहिए, हम लोग पे कोई दिख नहीं रहा है। करीबन 18 दिन हो गया था, 18 दिन हो गया था, कोई वहाँ पर कोई प्रशासनिक लेवल से कोई पहुंचा भी नहीं था। इसलिए बार बार फोन आया कि जिसका राशन कार्ड है मिल रहा है, बाकी तो नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जाएगा। ठीक है, मैं राशन, आप लोग चिंता कीजिए, मैं इस दिन मैं आपको पास पहुंचाऊंगा। फिर राशन व्यवस्था करके, सब्जी उब्जी व्यवस्था करके मैं पहुंचा। जब पहुंचा तो बीच रास्ता में फॉरेस्ट के पास हमको दोनों तरफ से दोनों पुलिस ने हमको रोक दिया। रोकने के बाद में तू मैं हुआ कि ठीक है, आप अगर आपको लगता है राजनीति करता हूं तो आपके अपने हाथों से ये सामग्री दे के आइए, फिर भी नहीं ये इसको वापस ले जाइए। दोनों तरफ से पुलिस ने काफी बाधाई दी, बीरपड़ा थाना भी और बानाहट थाना भी। फिर भी मैं वापस अपना गाड़ी को लेके घर पे चला आया। फिर दूसरा दिन बोल रहा है कि वहीं का लड़का सब बोला कि नहीं दादा, हम लोग गाड़ी लेके आएंगे और वो सामान भी ले जाएंगे, राशन ले जाएंगे। तो फिर आया गाड़ी लेके ले। उसके बाद दूसरा दिन फिर वो गाड़ी को जब पहुंचा उस गार्डन में, बंदा पानी गार्डन में, तो वो गाड़ी को फिर सीज कर ली। तो मुझे फिर एक महिला बहन रोते रोते हमको फोन में बोल, खराब लगा। मैं गाड़ी स्टार्ट किया और मुझे पता नहीं था कि मुझे चारों तरफ घेर के रखा है। तो दूसरे रास्ता से मैं निकल के मैं सीधा 15 मिनट में करीब वहाँ क्या वहाँ पे एकदम वो चीज किया गाड़ी एकदम पुलिस बाउंड्री के अंडर भी, थाना के बाउंड्री के अंडर ही जंगल में रखा, छुपा के रखा था। फिर हमने जाके वो वीडियो किया। उसके बाद फिर 1 घंटा बाद उसको इंतजार करने के बाद में ओसी आया। ओसी आने के बाद उसे फिर बोला नहीं, आप हमारा नौकरी खा जाएगा, आप हमारा नौकरी खा जाएगा, आप कैसे, आपको तो घेराबंदी करके रखा था, आप कैसे आ गया। अरे कैसे आ गया, हमको क्या मालूम है आप लोग घेराबंदी, लेकिन क्यों घेराबंदी करेगा, हमने क्या किया है। तो नहीं, आप जाइए, मेरा नौकरी चला देगा। 4 दिन है अब मेरा 12 तारीख का घटना है, इसीलिए 15 तारीख शायद लॉकडाउन खुलना, 14 तारीख, तो वो 4 तारीख 4 दिन बोल रहा था। तो फिर ठीक है, आप ये राशन को दिला के आइएगा, अब कुछ नहीं जानता। फिर मनोज जी को, एमएलए साहब को बोल के आप देखे। फिर मैं वापस, मेरा पीछे पीछे आते आके कम से कम एडिशनल एसपी
4 गाड़ी पुलिस मेरा पीछे पीछे घर तक आ गया। उसके बाद बोल रहा है, मेरा हाथ को जोड़ के बोल रहा है, जॉन भाई आप घर पे रहिए, नहीं तो मेरा नौकरी जाएगा। मेरा पानाहार थाना हाथ जोड़ के बोल रहा है, मेरा नौकरी का सवाल ऊपर का ऑर्डर है, इसीलिए आप हमको बचाइए। आप ये, अरे भाई हमको बचा, जनता को कौन बचाएगा? इस तरह तू में हुआ। उसके बाद देखा चारों तरफ से पुलिस फोर्स रख दिया। आज 15 दिन हो गया। आज 15 दिन हो गया मैं घर से निकलने, लेकिन मैं यहाँ से मैं अपने फोन से काम कर रहा हूँ। और इधर इस बीच में कारी आंधी तूफान से बहुत सारा घर बर्बाद हो गया। तूफानगंज में कल परसों का चामुर्ची में यह तूफान से कम 150 घर तूफान से उड़ा के ले गया। एकदम छत नहीं है, पूरा भूटान के सामने, एकदम बॉर्डर के सामने। तो उन्होंने मुझे वहां पर भी जाने नहीं दिया। तो मजबूरन कल मुझे वहां पर बार बार बुला रहा है, लेकिन मजबूरन मुझे इस बीच में तो काफी तर्क वितर्क हुआ। इस बीच में उनको मैं पूछा भी कि आपको किसने ऑर्डर दिया, तो उनको पूछा भी हम किसने ऑर्डर दिया। तो उन्होंने मुझे पूरा चारों तरफ से जब बोला, तो आप देखिए, थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको, दिखाना चाह रहा हूँ। ये चारों तरफ से, अरे एक सेकेंड, ये चारों तरफ से हमको घेर के रखा है। चारों तरफ से पुलिस प्रशासन घेर के रखा है, मैं वहीं पर हूँ। तो इस तरह से मुझे घेर के रखा है और काफी तर्क वितर्क हुआ उस दिन। तो फिर भी मुझे जाने नहीं दिया पुलिस। फिर एक दिन और फिर चेष्टा किया था, फिर गार्डन ऑफिस में जाके चारों तरफ से मुझे फिर घेर दिया। मैं निकलने चाह रहा हूँ। मेरा पास में चाय बागान बंद है, होली के पहले से वहां पर बंद पड़ा हुआ, राशन नहीं मिल रहा है। वहां के लिए ऑलरेडी मैं घर में राशन 1 पार्ट दे दिया और 2 पार्ट देना है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ तो लड़का सब लेने जाते हैं, 1 बोरा 2 बोरा करके ले जाता है, उसको भी सीज कर देता है कि नहीं देना है। अब बताइए। और कल भी यही घटना हुआ। लास्ट में मुझे क्या करना पड़ा, कल मैं परेशान होके कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, कल उनको खद्दा माला उसको पहना के मैंने पुलिस वाला को पूरा खद्दा माला के साथ में पहना के मैंने उनको सवाल जवाब किया। बहुत अच्छा काम कर रहा है दीदी का, आप एकदम कैडर होके काम कर रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अगर जनता के पास आप जाते तो और अच्छा होता, लेकिन नहीं। आप हमको 15 दिन से आपको 24 घंटा हमको पहरा दिया, इसीलिए आपको धन्यवाद करके हमने माला पहना के उसको स्वागत कराया। मजबूरन क्या करना पड़ा, गांधीगिरी करना पड़ा, क्योंकि उनके पास अगर कुछ करेंगे तो फिर इस बीच में मुझे केस भी किया, लॉकडाउन फ्लो कर रहा है। लेकिन ऐसा कोई तथ्य नहीं है, कोई एक सोशल मीडिया में भी नहीं है कि जॉन बारला ने ये सोशल डिस्टेंस ब्रेक किया, लॉकडाउन ब्रेक किया। और टीएमसी यहाँ पर इतना सारा एमएलए डेली का डेली वो इधर उधर जाके अपना ही राशन, केंद्र सरकार का राशन को वो अपना राशन समझ के वो भी लोगों को दे रहा है, दीदी का फोटो लगा के। तो हर जगह इस तरह हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारा कोई भी कार्यकर्ता का, अभी कोई कार्यकर्ता क्या बोले, सामाजिक संगठन वो बांटना भी चाह रहा है तो सामाजिक संगठन को भी बांटने नहीं दे रहा है आज के दिन में। और ये चावल जहां आ रहा है, जहां चावल आ रहा है, जहां पगड़ा चावल आना चाहिए, वहां अलवा सादा वाला चावल देता है, मतलब सड़ा हुआ चावल ऐसे दे रहा है। चावल को एकदम चेंज कर दे रहा है। वही जो कार्यकर्ता उन्हीं का टीएमसी का कैडर सब है, वो चावल को चेंज करके वो अपना चावल अच्छा दिखाने के लिए हम लोग अच्छा चावल दे रहा है, राशन ये दे रहा है। सरकार, केंद्र सरकार अलवा चावल दे रहा है, हम लोग अच्छा चावल दे रहा है, ये ऐसे करके लोगों को ये कर रहा है। लेकिन लोगों समझ गया है। और हम हमेशा, अब जो बाहर में है और सारा राज्य में है, उस राज्य के लिए हम लोग काफी सहयोग कर रहे हैं यहाँ से। और जॉन बारला साहब, मैं यही कहूंगा कि मुझे यहाँ से निकालने का व्यवस्था कीजिए, जिससे मैं जो लोगों तक पहुंच सकूं, उनको सेवा कर सकूं आज के दिन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जॉन बारला साहब। हम अभी अलीपुर द्वार के जॉन बारला साहब को सुन रहे थे।
पत्रकार मित्र भी इससे जुड़े हैं, इसलिए सभी सांसदों से मेरा आग्रह है कि थोड़ा कम समय लेंगे। मेरा अगला आग्रह है, डॉक्टर जयंत राय जलपाईगुड़ी जी के सांसद हैं, डॉक्टर जयंत राय जी। डॉक्टर जयंत राय जी, हेलो। हेलो, नमस्कार। ठीक हाँ जयंत जी, आप अपनी बातें रखें, कम शब्दों में रखेंगे क्योंकि बहुत लोग हैं जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नमस्कार। मैं 24/3 में तो 24 दिन को मैं दिल्ली से शिलीगुड़ी आया। शिलीगुड़ी में मेरा एक फ्लैट है, वहां पर मैं आया, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के बगल। 24 रात में ये लॉकडाउन हो गया। इसके बाद ये कोविड-19 मैं खुद डॉक्टर हूँ, ये कोविड-19 के लिए मेरा ये जब से सुन रहा था तब से हम अलर्ट हो गया कि अभी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरा पहले लक्ष्य था ये हॉस्पिटल जाना। ये मेरा घर का बगल में ही है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जहाँ मैं काम करता था उधर इसके पहले। तो वहां पर जाकर ये प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये जो पदाधिकारी है उनके साथ मिला एंड हॉस्पिटल स्टाफ को साथ भी मिला, क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है कि पहले हमारा जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर जो है, उसको हेल्थ का ख्याल रखना, उसका प्रिपेयर्डनेस कैसा है ये कोविड-19 के लिए, ये देखना और जानना। तो इसके बाद उसके साथ आलोचना करके मैं कुछ सजेशन दिया। उसके बाद फिर मैं जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, राजगंज रूरल हॉस्पिटल, मेखलीगंज सदर हॉस्पिटल, देन मेखलीगंज सब डिविजनल हॉस्पिटल, देन मोयनागुड़ी धूपगुड़ी ये रूरल हॉस्पिटल, पीएचसी, बीपीएचसी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माल बाजार, ये सब मैं गया। जाने के बाद ये मेरा इच्छा था, कोशिश था कि मैं इसका जो हमारा जो हेल्थ वर्कर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, उनका होश बढ़ाना, और मैं उनका पास में हूँ, उनका साथ में हूँ, ये उनको बताना, और ये उसका प्रिपेयर्डनेस कैसा है ये भी मेरा जानने की कोशिश था। तो इसके बाद मैं 24 के लेकर ये इस दिन मैं ये जगह में गया, और मेरे पास बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था रिगार्डिंग रिलीफ वर्क। तो रिलीफ के लिए मेरा डिफरेंट क्षेत्रों से मेरा बहुत सारा क्षेत्र है, चाय बागान है, इसके पोर है, तो वो वहां से इधर उधर से मेरा फोन कॉल आते ही रहता है। अब इसीलिए मैं कुछ जगह में गया। इसके बाद फिर मैं देख रहा था लगातार कुछ दिन जाने के बाद, और रिलीफ दिया भी बहुत सारे जगह में मैं गया और दिया, पार्टिसिपेट किया, अवेयरनेस जनरेशन किया पीपल में, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग ये मेंटेन करना है, कैसे क्या करना है, ये हेल्थ बिहेवियर के लिए बोला। इसके बाद मैं देख रहा था कि पुलिस मुझे फॉलो कर रहा है, एवरीवेयर वेयर आई एम गोइंग दे आर फॉलोइंग मी। तो इसके बाद मैंने 15 में जब सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी, जहां पर मेरा रेसिडेंस और काम ऑफिस है, वहां पर आ रहा था, तो पुलिस मुझे ब्लॉक कर दिया। रास्ते में ब्लॉक करके उन्होंने बोला कि आप जाने नहीं पाएंगे, आपको जाने नहीं होगा, आप लौट जाइए। कुछ टाइम के बाद मैं देखा कि इतना सारा पुलिस, मेरा कुछ नहीं कर सकता मैं, फिर मैं चला आया। उसके नेक्स्ट डे मीन्स 16 में, मैंने 16 में मैं फिर जलपाईगुड़ी सुबह बिना बताए कि किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देने के बाद मैं स्कूटर में चला आया जलपाईगुड़ी में। जलपाईगुड़ी में आने का उद्देश्य ये था कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हॉस्पिटल है, जो बीडीएम है, एसपी है, इनके पास मिलूं और इनके साथ ये जो अपडेट है, क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसको उनका साथ बातचीत करना। लेकिन
वो 16 में जब आया, शाम में पुलिस और डॉक्टर, कुछ डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स प्लस पुलिस इंस्पेक्टर, ये मेरे पास आया और मुझे बोला कि आप अभी बाहर नहीं जा पाएंगे, आप आज से आपको क्वारंटाइन किया जा रहा है। 16 में ये हुआ, 16 शाम में। तो उसके बाद मैं बोला कि अब आप क्यों मुझे क्वारंटाइन कर रहा है? तो मुझे वो बोला कि ना, आप इधर उधर घूम रहा है, आप इधर उधर घूम रहा है, ये कोविड डिजीज चल रहा है सारी देश में, कंट्री में, यहाँ पर भी चल रहा है, तो आपको ये घूमना शोभा नहीं रखता। मैं बोला कि अभी मेरे पास, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मेरा पास इधर उधर से पूरी जगह, सारी जगह से, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी सारी जगह से मेरा रिक्वेस्ट आ रहा है, मेरा पास रिक्वेस्ट आ रहा है वहां पर जाने के लिए, वहां हेल्प करने के लिए। लेकिन वो फिर भी बोला नहीं आपको कुछ नहीं, आप जाने नहीं पाएंगे। फिर यहाँ पर मेरा तब से लेकर ये यहाँ पर अभी तक ऐसे मैंने सुना, ये 34 पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय किया गया, इंक्लूडिंग मैंने सिविक पुलिस। देन मेरा घर में अभी तक लॉकडाउन हूँ और उसके बाद मुझे होम क्वारंटाइन में हूँ। वो चिट्ठी एक 19 में एक चिट्ठी दिया, 18 का डेट का, 18 का मेमो नंबर 18 का है वो। उसमें बोला गया कि मैंने 10 से लेकर 10 फुट से लेकर 16 फुट तक पुलिस का रिपोर्ट से आप इधर उधर घूम रहा है। एज पर पुलिस इंफॉर्मेशन, your mobility was widespread along with community mixing during the period of 10 4 to 16 4। तो उन्होंने फिर मुझे रिक्वेस्ट किया, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिमेन इन होम आइसोलेशन फॉर एटलीस्ट 14 डेज। ये एटलीस्ट 14 डेज में मुझे रहने के लिए बोला। अभी मैं घर में ही हूँ, बंद हूँ यहाँ की, क्योंकि यहाँ की मेरा जो घर का जो कोलैप्सिबल गेट है, गेट से एक कदम भी मुझे निकल नहीं दे रहा है। अभी प्रॉब्लम है ये कि ये जो टीएमसी का जो कार्यकर्ता है, जो टीएमसी का जो एमएलए है और ये मंत्री है, ये सब घूम रहा है, लेकिन हमको ये कैद करके रखा, ये घर में कैद करके रखा। तो इसलिए ये क्या है, ये कैसा चल रहा है? अभी देखिए टीएमसी का टीएमसी का लीडर वीडियो के साथ, एक साथ में टीएमसी का लीडर वीडियो के साथ लेकर ये एक साथ में ये रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये कैसा हो रहा है? तो ये हमारा इधर हो रहा है। पुलिस एसपी मेरा फोन नहीं उठाया, डीएम भी फोन उठा नहीं रहा। सीएमओ को बोला तो सीएमओ ने बोला सर आपको मेरा रिक्वेस्ट है आप रहिए, ऐसे ही वो बोल रहा है, लेकिन मुझे एक कदम भी नहीं निकल दे रहा है। अभी इसी अंदर में होते हुए भी मैं अभी मेरा जो पार्टी वर्कर है उसके साथ कॉन्फ्रेंस में, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जो है उसके साथ हर दिन मेरा कॉन्फ्रेंस वगैरह, और वो आता जाता भी है, लेकिन उसको भी अंदर नहीं आने दे रहा है। तो उसके साथ ऐसे ही बाहर से ही डिस्कस करके, फोन में डिस्कस करके ये हमारा जो काम है ये हम कर रहा है अभी। तो मेरा हाल, धन्यवाद, थैंक यू। मेरा सादर अनुरोध है सुकांता मजमूदार जी से। सुकांता मजमूदार जी यदि हैं तो आप संबोधित करें, कम शब्द में, क्योंकि पत्रकार मित्रों का पीक आवर है, तो हम उसी हिसाब से। सुकांता मजमूदार जी। ठीक है, मैं नमस्कार सबको, मैं 2 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। मैं 23 तारीख को मेरे क्षेत्र में आया, बाय रोड आया, बागडोगरा के उतरने के बाद, बागडोगरा एयरपोर्ट के उतरने के बाद, उसके बाद मैं खुद 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहा। मेरे खुद के इरादे से रहा, ना प्रशासन ने मुझे कुछ बताया, ना प्रशासन ने मुझे कुछ चिट्ठी दिया, फिर भी मैं खुद से ही 14 दिन होम क्वारंटाइन मेंटेन किया। उसके बाद से मैं निकलने लगा। उससे पहले मैं एक दिन ही निकलने के लिए मजबूर हो गया था, क्योंकि मेरे बाजू वाले वार्ड में मारामारी शुरू हो गया था, इसलिए
नहीं तो मैं कभी नहीं निकला। तो 14 दिन कंप्लीट करने के बाद मैं जब बाहर निकलने गया, तो कल बाहर निकल रहा था, पुलिस मुझे कोशिश कर रही थी रोकने के लिए। 23 तारीख को लगभग 10 बजे जब मैं जा रहा था, मेरा एक एरिया है जो बॉर्डर के नजदीक आता है, हेली, उधर जाते हुए मुझे रोका गया। मैंने बोला क्यों रुक रहे हैं, तो उसके पास ना कोई ऑर्डर था ना कुछ था, पुलिस के पास ट्रैफिक ओसिक वहां पे थे। मैंने वहां से मैटर को हमारे महामहिम राज्यपाल जी को बताया, उनको उनके नॉलेज में लाया। महामहिम राज्यपाल ने राजभवन से उन्होंने मुझे कॉल किया, और कल कॉल करने के बाद पुलिस से डायरेक्ट बात किया, ट्रैफिक ओसी से डायरेक्ट बात किए महामहिम राज्यपाल जी ने, जगदीप धनखड़ जी ने, और उन्होंने बताया कि आप एक सांसद को नहीं रोक सकते ऐसे। उन्होंने शायद क्यों नहीं, मुझे डीएमएसपी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने शायद डीएमएसपी से भी बात किया और डीएमएसपी को ऑर्डर किया कि आप मुझसे बात कीजिए। लेकिन क्या हुआ मालूम नहीं, 5-6 घंटा तक मुझे कल रोड पे रखा गया कि नहीं आप नहीं जा सकते। 6 घंटे के बाद मुझे एक नोटिस पकड़ाया जाता है कि आप मुझे 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना है, क्योंकि मैं 8-10 लोगों को लेके गाड़ी में घूम रहा था। मैंने प्रशासन को चैलेंज किया है कि मेरे घर से पुलिस के रोकने तक सीसीटीवी बहुत सारे हैं शहर में, किसी एक सीसीटीवी की फुटेज से अगर वो दिखा पाए कि मेरे गाड़ी में 4 आदमी, एक ड्राइवर, एक सिक्योरिटी, मैं और मेरा एक सहायक, इससे भी एक आदमी अगर ज्यादा निकलेगा वीडियो में, तो मैं अपने सांसद पद से मैं अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा। लेकिन वो दिखा नहीं पा रहे और फिर प्रशासन लेटर पकड़ के रखा दिया। और दूसरी तरफ टीएमसी के जो लोग राज्यसभा के सांसद है, आप देखिए मेरे पास फोटोग्राफ है, ये टीएमसी के राज्यसभा के सांसद है जो घूम रहे हैं। अर्पिता घोष नाम है, जिसको मैंने लोकसभा के वोट में हराया, यहाँ के जनता ने हरा के जिसको बाहर फेंका, उसको राज्यसभा में भेजा उन लोगों ने, तो उनकी दल की बात है। लेकिन ये देखिए अपना रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। और जो मेरे बारे में लिखा गया कि 8-10 जन आदमी लेके मैं घूम रहा हूं, एक्चुअली शी इज मूविंग विद मोर देन 10 पीपल्स अलॉन्ग विद, मेरे पास वीडियो भी है, सारे डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से टीएमसी की एकदम पार्टी कैडर की तरह बिहेव कर रही है। इतना ही बोलना था। और ये पुलिस प्रशासन जो है पश्चिम बंगाल की पूरी तरह से बायस्ड है। और लोकसभा खुलते ही मैं आदरणीय स्पीकर साहब को मैं इसके बारे में संज्ञान में लाऊंगा। डॉक्टर सुभाष सरकार जी, आप सांसद हैं बांकुड़ा से, मेरा सादर अनुरोध है डॉक्टर सुभाष सरकार जी। नमस्कार संजय जी, सारे पत्रकार और सारे संसद बंधुओं सबको नमस्कार। तो मैं फटाफट 3 चीजों में बात करेंगे। एक है कोरोना के बारे में, 2 है जो प्लान है, 3 है रेशन। तो कोरोना के बारे में जो क्वारंटाइन, ये क्वारंटाइन तो आप देख रहे हैं, सारे हमारे संसद बंधुओं को क्वारंटाइन कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, दिल्ली से जो आए हैं तबलीगी जमात के 74, ये सरकारी घोषणा के मुताबिक, और उसको 54 को एड्रेस मिल गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, ऐसा बताया। और दूसरे दिन तक कुछ नहीं आवाज उठाया। मैंने खुद एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पूछा था कि आपने बताया 16 आए थे, उसको कहाँ रखा है। वो पहले से बताया वो आइसोलेशन में है, दूसरे दिन वो बताया वो हमारा नहीं है। ऐसे प्रकार से चल रहे हैं। और जो टेस्ट कर रहे हैं बात के बारे में, तो टेस्ट के बारे में यहाँ एक नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया। सारे डॉक्टर ने जो टेस्ट एडवाइस करेगा उसको नहीं होगा, वो नोडल ऑफिसर यस करेंगे तो तब होगा। ऐसा हुआ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल, कार्डियक हॉस्पिटल, वहाँ के एक मरीज को पेसमेकर इम्प्लांट हुआ और उसके बारे में पता चला 5 दिन बाद कि उसको कोविड पॉजिटिव। तो सारे लोगों को टेस्ट करने के लिए 11-12 दिन बाद हुआ। और जो अनुमति मिला, वो लोग चाहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े लेबोरेटरी है नाइसेट, वो में करेंगे, लेकिन वो ऐसे कॉन्सेंट नहीं दिया। ये तो है। और ट्रीटमेंट के बारे में तो सारे सब जानते हैं, सारे देश भर में बंगाल में ट्रीटमेंट क्या होता है सब कुछ पता है। लेकिन जब सबसे बड़ा घोटाला है जो डेथ डिक्लेरेशन के में ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी नहीं हुआ। यहाँ 3 अप्रैल एक ऑडिट कमेटी बनाए 5 डॉक्टर के लिए। They are not the treating doctor. Always treating doctors writes that the cause of death. इसमें 3 बिंदु है, एक immediate cause, antecedent cause and the other condition. तो किसी में कभी
तो काल एकदम पूरा साफ बताए। ये हमारे पहले बोलते थे 15 डेज काल 18 बताए, तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया जिसमें डेथ हुआ उसमें 57 और इससे 18 है कोविड के कारण और नॉन कोविड के कारण 39 मरीज जिसका उससे कोई बीमार है लेकिन उसको कोविड पॉजिटिव है। तो ये जब कोविड पॉजिटिव होगा तो उसमें तो ये लिखना ही चाहिए दिस इज एसोसिएटेड विद कोविड-19। अब में तो त्राण के बारे में, तो त्राण के बारे में उसको उनको सारे लोग सारे पॉलिटिकल लीडर्स त्राण में जाते हैं, लेकिन हमारे को एक बूथ के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 बूथ के कार्यकर्ता को सारे आईसी लोग धमकी दिया। ऐसे होता है त्राण के बारे में। और क्या होता है वो सरकारी जो एफसीआई को जो चावल है वो कैसे उनको पास चल जाते हैं, उनका ऑफिस में वो चावल को स्टोर करते हैं। उसी समय हमारे कार्यकर्ता में रोका, पुलिस गए, लेकिन ऐसे कि आप सील किया, दूसरे दिन दूसरे दरवाजे में उसको निकाल दिया। कुछ भी था उसको जो राइस मिल से उसको पर्ची बनाकर उसको मौकूफ कर दिया। ऐसे होता है त्राण के बारे में। और जो त्राण और रेशन की जो घोटाला, और हमारे यहाँ जो 12 तारीख 2 मरीज का डेथ हुआ था, तो उनके जो थ्रोट स्वाब एक 10 तारीख कलेक्शन हुआ, एक 12 तारीख सुबह में हुआ, लेकिन वो जो थ्रोट स्वाब 2.5 घंटा दूर जो लेबोरेटरी है वहां पहुंचने में 13 तारीख 11:30 बजे हो गया। और वो सैंपल पहुंचने के पूर्व ही उसको रात 12 तारीख रात को वो जो दो बॉडी को अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसा हुआ 13 तारीख भी ऐसा एक ब्रॉड डेड पेशेंट को, शायद उसको पोस्टमार्टम हुआ क्या नहीं पता नहीं, लेकिन उसको बॉडी को उनका रिलेटिव को नहीं दिया गया। सारे पुलिस फोर्सेस से जाकर होकर जला दिया। 14 तारीख फिर ऐसे जब करते थे तब सारे लोकेलिटीज को लोग हजार लोग आ गया पुलिस के सामने। उसी समय वो लोग हमको धमकी देते हैं पुलिस ने, ये डॉक्टर साहब आपको जो सहकारी है उसको हम कल अरेस्ट करेंगे। मैंने उसको बताया क्यों करेंगे भाई, क्या है? तो बाद में जो हुआ तो 14 तारीख रात में मेरे ऊपर एक एफआईआर दर्ज किया, तो 15 तारीख मुझको मिला। ये है स्थिति। स्टेट में नहीं हो रहा है ट्रीटमेंट, नहीं हो रहा है, रेशन डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था ठीक नहीं है। वो सारे उनको जो कितने जरूरत है वो भी देर में दिया। में पड़े हुए माल अभी जिला में आ रहे हैं, लेकिन अभी मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, ये आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो चाल और 1 किलो दाल पर हेड पर मंथ। शायद यहाँ पर ऐसा होगा 5 किलो चावल तो मिलेगा, लेकिन 1 किलो दाल एक परिवार पीछू देना, ये एक तैयारी चल रहा है। ये पता चल जाएगा 2-4 दिन के अंदर। नमस्कार। धन्यवाद। मेरा सादर अनुरोध है अर्जुन सिंह जी से, सांसद अर्जुन सिंह जी। सांसद अर्जुन सिंह जी बैरकपुर से हैं। दिनेश जी माइक चालू कीजिए सर। अर्जुन जी माइक चालू करके बोलिए। तब तक हम सब साची दत्ता जी जो मेयर है, नहीं चालू हो गया अर्जुन जी आ रहा है, आवाज आ रही है। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी हेलो नमस्कार। हाँ, सबसे पहली बात है कि जी ममता बनर्जी अपना काम करेगी ही, वो रोकेगी ही, और इसके लेके हम घर में बैठे हैं तो हम अपना काम नहीं कर सकते। और सांसद के नाते मुझे भी रोका गया, लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पूरा डेवलप करके रखा हूं, क्योंकि लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। और ममता बनर्जी के बारे में एक बात बता दूं कि ये जितना धमकाती है उतने ये डरती भी है। जरा सा इस पर दबाव बना कर रखेंगे हमारे सांसद भाई लोग, तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये पुलिस वाले सब ये चुपचाप बैठ के तमाशा देखेंगे। मेरे नाम से 3 एफआईआर अभी तक हो चुका है, और किस लिए कर रही हैं कि मैं डर के बैठ जाऊं, और उनके दिले से मुंडे हैं और घूम घूम के लोगों को दे। ये
हमको क्वारंटाइन करने का उसको क्या, और EMA के कोई इंस्पेक्टर नाम से किया, और मैंने DSP और OC के नाम से मैंने FIR किया, उसी के थाने में जाकर उसी के थाने में मैंने FIR किया है, और उसके बाद से कहीं मुझे कोई नहीं रोक पा रहा है। और हम लोग सात सिस्टम को मानते हुए लोगों को राशन सप्लाई है, और जब तक आती है, ये धमकी है, और ये तरह से किसी से भी झुक जाए तो ये हमें उठा के बंद कर देगी। इसलिए जगह मैं सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है और जूट मिल सोशल डिस्टेंसिंग का आइडल जगह है, जिसको बहुत टेक्निकली तरीके से ममता बनर्जी बंद करा दी है। और अगर जूट मिल यदि चालू रहता है, जी आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो, हेलो, बोलिए अर्जुन सिंह जी, बोलिए। हेलो अर्जुन सिंह जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। तब तक मेरा सादर जूट मिल इलाका केंद्र सरकार ने चालू करने के लिए किया था 15% चालू करने की बात थी, लेकिन उसको उसने 5% कर दिया था। इसलिए कोई नहीं हो जाता है तो केंद्र सरकार का जो ये है। अर्जुन सिंह जी, आपकी इंटरनेट थोड़ा सा खराब है, शायद कुछ कनेक्टिविटी का इशू है। हम आगे चलते हैं। धन्यवाद अर्जुन सिंह जी। सब्यसाची दत्ता जी विधाननगर के मेयर हैं और MLA हैं। सब्यसाची दत्ता जी यदि हैं तो आप ये समस्या मिट जाएगी। जी हेलो, धन्यवाद। आप हाँ, सब्यसाची दत्ता जी। हाँ नमस्कार जी, संजय मयूख जी। नमस्कार। सबको सुनाई पड़ रहा है? पत्रकार बंधुओं, मैं बोला जाए दो इशू, मैं ज्यादा देर आप लोग का समय नष्ट नहीं करते हुए मैं 2 इशू में कहूंगा। इतने देर जितने मेरे साथी बंधुओं ने कहा है, सब ने दिल्ली से संसद होते हुए वो दिल्ली से वापस आए हैं, लेकिन मेरा ये सौभाग्य नहीं है। मैं दिल्ली कभी अभी 6 महीना का बीच पे मैं गया नहीं हूं, मैं बंगाल का बाहर नहीं गया हूं, मैं बंगाल में ही रहता हूं। और मैंने 31 तारीख को मैं 29 और 30 2 दिन में त्राण देने के लिए निकले थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको कहे हैं कि बुजुर्ग को और गरीब का साथ दीजिए, और कम से कम 3 गरीब परिवार को अपने खिलाइए। तो मैंने एक NGO संस्था आनंदलोक हॉस्पिटल का जरिया, मैं कोई पार्टी बैनर नहीं, कोई उसमें तस्वीर नहीं चिपका के, आनंदलोक हॉस्पिटल का जरिया मैं 2 दिन त्राण देने निकला था। दूसरा ही दिन रात को पुलिस ने आनंदलोक का, जो मैं सभापति हूं उस संस्था का, और जो संपादक है उनके उम्र है 84 साल, DK सराफ, उनके घर पे पुलिस रात को जाके बड़ी तोड़फोड़ किए कि आपको त्राण देने किसने कहा है? बोले ये मेरे सभापति हमको कहे इसलिए हमने गए थे। बोले आपको सभापति किस लिए बोले हैं? आपका सभापति से या बंगाल में नहीं चलेगा, जो भी बात करना है या तो नवान्नो मतलब जहां CM बैठती है वहां बात कीजिए, या तो यहाँ लोकल मिनिस्टर रहते हैं, फायर मिनिस्टर सुजीत बोस, उनसे बात कीजिए। दूसरा किसी का बात पे आप मत निकलिए, और आइंदा कल से निकलिएगा। बोले ठीक है, मैं नहीं निकलूंगा, मेरे घर पे खाना बनता है, मैं खुद जो खाता हूँ रोटी और सब्जी, उसके 200 आदमी का एक साथ बनाता हूँ, 200 आदमी को खिलाऊंगा। बोला नहीं, कल से खाना बनेगा तो आपको घसीटते हुए ले जाऊंगा खाना में।
आप अपना खाना खाइए, अपने घर पे रहिए। दूसरा दिन सवेरे आपको भी पता होगा संजय मयूख जी और सभी पत्रकारों को पता है, पूरे बंगाल में मैं सबसे पहला आदमी जिनके घर पे पुलिस आ गए और बोले आप घर से निकलिएगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। बोले किस लिए? बोले नहीं, आपको घर से निकलने का कोई इजाजत नहीं है। बोले मुझे पास चाहिए। पास तो आप लोग किसी को भी दे रहे, आम पब्लिक को भी दे रहे, एमएलए एमपी तो छोड़िए, आम पब्लिक को दे रहे। बोले वो आपको पास लेने के लिए आप सीपी के पास जाइए। बोले सीपी तो फोन उठाते नहीं है। मेरे जो सीपी हैं पहले एलएन मीना साहब, वो पहले आसनसोल में थे, फिर अभी विधाननगर में हैं। उनको फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं। उनको व्हाट्सएप करते हैं, वो व्हाट्सएप देखते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं देते हैं। तो मैं सीपी ऑफिस में गया, 31 तारीख 11:55 पे मैं साइन करके ये चिट्ठी दिया गया। ये चिट्ठी आपको दिखा रहा हूं। अभी तक 31 तारीख से अभी तक मुझे परमिशन नहीं दिया गया। फिर मैंने 11 तारीख 11/4 31 मार्च को 11:55 में हुआ। फिर 11/4 को मैं गवर्नर साहब के पास गए, उनको लिखित में ये दे आए कि ये हाल है। अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं है। गवर्नर साहब ने हमको आश्वासन दिए थे कि मैं ये चीफ सेक्रेटरी को अनुरोध करूंगा, मेरे उससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, कानून के दायरे पे रह के मुझे काम करना है। अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे इस लॉकडाउन के समय में गरीब का साथ दीजिए, अगर घर पे 2 रोटी बने 1 रोटी गरीब को खिलाइए, लेकिन ये बंगाल में संभव नहीं है। ममता बनर्जी खुद लॉकडाउन तोड़ रही है, जो जब खुद घूम रही है 30 से 32 गाड़ी साथ में लेके घूम रही है। और बंगाल में उन्हीं को देख के हम लोग सोचे थे कि हम लोग एक गाड़ी लेके, अपना एक सिक्योरिटी लेके और एक ड्राइवर को लेके घूमूंगा, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। दूसरी बात है, मेरे क्षेत्र में, मैं जहां से विधायक हूं, उस क्षेत्र में राजारहाट में क्वारंटाइन सेंटर किया गया। उस क्वारंटाइन सेंटर से कितना आदमी को टेस्ट किया गया, मैं डॉक्टर सुभाष सरकार को भी बोलना चाहता हूं ये बात, और सभी पत्रकारों को, कि कितना आदमी को टेस्ट किया गया ये कम से कम पता लगाइए। क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में जो निजामुद्दीन साहब थे उनको यहाँ रखा गया, उसमें ज्यादातर सब कोविड-19 पेशेंट है कि नहीं है, कम से कम ये तो अपने को पता लगे। क्वारंटाइन सेंटर को किसी तरह नहीं, और उसके चलते एक चाणक हॉस्पिटल नजदीक में था, नर्सिंग होम, उसमें जाके सबको एक एक करके लगा रहे थे। आज चाणक हॉस्पिटल बंद हो गया, उसमें सब आदमी इफेक्टेड हो चुके हैं। बंगाल में 2 सबसे बड़ी बात है, एक सीएम ने खुद लॉकडाउन तोड़ रही है। पूरे भारत में इतने स्टेट है और इतने यूनियन टेरिटरी है, हम लोग कहीं नहीं देख रहे कि सीएम ने खुद घूम रही है 20, 25, 30, 35 गाड़ी लेके, और यहाँ बंगाल में घूमा जा रहा है। ये सबसे बड़ी लॉकडाउन तोड़ने का सबसे बड़ी उदाहरण है। दूसरी बात है राशन का। आज बंगाल में जो डिजिटल राशन कार्ड, मैं एक एमएलए नहीं, मैं एक नागरिक का हिसाब से कह रहा हूं, डिजिटल राशन कार्ड अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। और उसको मिलने के लिए मैं एसडीओ, डीएम, फूड प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सभी को चिट्ठी दिया हूं। फिर सेंट्रल में भी रामविलास पासवान जी जो खाद्य मंत्री हैं और उनके दफ्तर में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दोनों को दिए हैं। उन लोगों ने रिप्लाई दिए कि इट इज अ स्टेट मैटर, सो यू शुड टेक अप दिस मैटर टू द स्टेट। और स्टेट से अभी तक सबने वो चिट्ठी देखे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई रिप्लाई नहीं आया है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। जो राशन दिया जा रहा है, ये डिजिटल राशन कार्ड 90% आदमी का पास नहीं पहुंचा है। और अभी मेरे दोस्त सुकांतो बता रहा था कि 5 किलो चावल दिया जा रहा है, कहीं 5 किलो चावल नहीं दिया जा रहा है। आपका अगर नसीब अच्छा है तो आपका एरिया में दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग का यहाँ किसी को 5 किलो चावल नहीं मिला है। और गेहूं तो दूर का, कहीं नहीं दिया जा रहा है। सबको 1 किलो से 2 किलो चावल, और वो भी सड़ा हुआ चावल। और पहले दिया जा रहा था 1 हफ्ता पहले, बोले पैसा दो चावल लो।
तो सब आदमी बोल रहे भाई ये तो केंद्रीय सरकार ने दिया है फ्री। बोला नहीं नहीं नहीं, हम लोग पैसा से खरीदते हैं, फ्री फ्री कुछ नहीं मिलेगा, पैसा दो और चावल लो, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। ये है। और दूसरी बात है, और तीसरी बात है, उलूबेड़ी अभी एक चीज चल रही है बंगाल में, कितने आदमी का टेस्ट हुआ है, कितने आदमी उसमें पॉजिटिव हुआ और कितने आदमी नेगेटिव हुआ, ये रिप्लाई किसी को नहीं पता है। डेड बॉडी उलूबेड़िया हॉस्पिटल में फेंक के चला गया, उसके लिए पब्लिक का संतोष आप लोग देखे होंगे। धापा में जो पुलिस के जलाया जाता है अनआइडेंटिफाइड डेथ, उसमें 24/7 जलाया जा रहा है आदमी को। अगर रात में कोई लाल बाजार जो यहाँ हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर, उसमें फोन करके बोले तो उसको बोला जाता है इतना रात को तुम क्या कर रहे हो, घर का बाहर जाओ, घर का अंदर रहो। ये चीज है बंगाल में। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ पत्रकारों से, आप लोग भी बंगाल के लिए दिल्ली में बैठ के पत्रकार कीजिए, बंगाल में आइएगा तो आपको भी लॉकडाउन कर दिया जाएगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में हम अनिर्बान गांगुली जी से चाहेंगे कि आप यदि कुछ कहना चाहते हैं तो अनिर्बान गांगुली जी, उसके बाद फिर हम पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के कुछ प्रश्न ले सकेंगे। अनिर्बान गांगुली जी हैं क्या? दिनेश जी? अनिर्बान गांगुली जी हैं। पत्रकार मित्रों में कौन कौन है अभी? पत्रकार मित्रों में सर चंद्रिम जी हैं, जिनको एक सवाल पूछना है। चंद्रिम जी, अगर संजय मयूख जी आपकी आज्ञा हो तो चंद्रिम जी से बातचीत करें। ठीक है, चंद्रिम जी अपना अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार, मैं चंद्रिम बैनर्जी, मैं साधना न्यूज टीवी से हूँ। और सब्यसाची जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में बैठा नहीं हूँ, मैं कलकत्ता में ही बैठा हूँ, तो उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है हमारा माननीय मंत्री देवर्षि जी से। एक चीज है हुआ है अभी कि हाल ही में ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी थी राज्यपाल को, जहाँ पे उसने लिखा है कि गवर्नर इज जस्ट ए डेकोरेटिव पोस्ट। उसी के अगेंस्ट 23 तारीख और 24 तारीख को गवर्नर ने 2 चिट्ठियां लिखा है, जहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है कि गवर्नर इज नॉट ओनली इज जस्ट नॉट एट ऑल ए डेकोरेटिव पोस्ट, इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड ए गवर्नर इज अपॉइंटेड एंड नॉट नॉमिनेटेड। अब इसी बारे में गवर्नर ने बहुत कुछ लिखा है उस चिट्ठी में, तो आपको क्या लगता है कि ये बंगाल में no regards for the governor, Mamata Banerjee बोल रही है it is a part of federal structure, governor is trying to break the federal structure। इस बारे में केंद्रीय मंत्री देवर्षि जी आपकी क्या राय है? पहले बात चंद्रिम जी, आपका पूरा जो क्वेश्चन सवाल था पूरा मैं सुन नहीं पाया ठीक से, जितना मालूम पड़ा मुझे इतना हिसाब से मैं जवाब दे रही हूँ। एक्चुअली मैं भी एक ही शब्द पे पहले बताई थी। देखिए, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह पोस्ट से सवाल उठाए जा रहे हैं, इसमें हेलो सुनाई नहीं दे रहा है? जी जी हेलो सुनाई दे रहा है, सुनाई दे हेलो रहा है जी, हेलो सुनाई दे रहा है, हेलो सुनाई दे रहा है। देवाश्री जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ हाँ, आपका जो सवाल पूरा मैं नहीं सुन पाई है, जितना मुझे मालूम हुआ इसका हिसाब से मैं जवाब देने का कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली 3 दिन पहले मैं एक मीडिया पत्रकार बंधु का जवाब से यही शब्द बोली थी। देखिए, जो फेडरल स्ट्रक्चर राज्य महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री का बीच जो चल रहे तनाव खिंचाव चल रहे वो सही नहीं हो रहा है, सटीक नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं उसी समय पूछी थी वो फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह इतना कुछ सवाल उठाने का समय नहीं है। ऐसा तो 356 लगाने के लिए और कुछ पॉलिटिकल मुद्दा लेके ये नहीं हो रहा है। इस समय ये आपदा घड़ी में, ये आपदा स्थिति में सब जनता जो जिनका राशन नहीं मिल रहा है, जिनका टेस्टिंग नहीं हो रहा है, जो नर्सेस और डॉक्टर्स है जो पीपीई किट नहीं मिल रहे, तो ठीक से टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है, कैसे कैसे दफनाए जा रहे हैं और परिवार से इतना सारी शिकायत नालिश है। इसका तहत पे
मुहिम राज्यपाल जी कुछ राज्य सरकार के सहयोग करने की कोशिश। और अभी जो सेंट्रल प्रतिनिधि दल आए थे भी इस सहायता के लिए आए हैं। हम सारे मिनिस्टर मैं बैठे हूँ, मैं भी राज्य सरकार को अपील की थी कि हम साथ लेके आपका साथ देके काम करना चाहते हैं। ये अब तक घड़ी राजनीति करने का समय नहीं है, चुनाव के लिए तैयार के ये समय नहीं है। ये समय सिर्फ जनता जो बुरा हाल में है, जो फंसे हुए हैं, जो जिनका पास अभी खाना नहीं मिल रहे, रेशन नहीं मिल रहे, इतना सीरियस समय में सभी लोग के आज पूरा विश्व एक साथ लड़ना चाहते हैं, सिर्फ सबको जो इंसानियत का बचाने के लिए। इस समय ना तो कोई फेडरल स्ट्रक्चर, ना का अंदर किसने हस्तक्षेप किया है, वो मुद्दा मत उठाइएगा। इस समय सिर्फ बचाने का माहौल है। इस समय जरूरत है जनता के हाथ में पहुंचे, खाना मुंह तक खाना पहुंचे। और जितना एनजीओ वगैरह सभी लोग है, मेरा जानकारी जितना है, सब लोग जो लोग किसी ने अपील नहीं किए है, वो लोग भी अपने घर से खाना बना के किसी को परोसने का कोशिश में है। जो गाय है, कुत्ता है, रास्ता में घूम रहे, जो पागल है, जो भगोगुरो जो लोग बोलते हैं, जो रास्ता में लोग रहते हैं, ये मेरे खाना भेजने का ये समय है। इस समय जो ये मुद्दा उठाते हैं वो सिर्फ राजनीति और राजनीति का कारण कर रहे हैं। ना तो इनका मन में दूसरा को भाव है, ना ही तो इनका कोई जिम्मेदारी है, ना ही तो एक सीएम और सरकार के नाते इनको नहीं लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में हाहाकार मच गया है, पश्चिम बंगाल में गांव में रास्ता रोड ब्लॉकेज हो रहे हैं। ना तो इनका मन में लग रहा है कि सभी लोग जो खाने के लिए थाली लेके हाथ फैला के रखा है, हाथ बढ़ाए है, इसमें थाली में कुछ देना है, खाने के लिए इनका पास देना है। इसलिए मैं माननीय राज्य सरकार और यहाँ के सीएम और जो बड़े स्वराष्ट्र मुख्य सचिव है, जो जैसे भाषणबाजी कर रहे हैं और जैसे इन्होंने बातें बढ़ा रहे हैं, बहस कर रहे, ये बहुत दुखद है। हम लोग अभी भी बोल रही हूँ, अन्य पत्रकार जी आपके माध्यम से मैं फिर भी बोल रही हूँ कि यहाँ इस समय इस घड़ी सिर्फ जनता के पास जाके इनके बचने का समय है। इस समय कृपया राजनीति मत कीजिएगा। इस समय अगले चुनाव में हम लोग क्या दिखाएंगे, वो जो रेशन दे रहे, इसमें स्टिकर लगाने का ये समय नहीं है। इस समय धीरे धीरे लोगों का खाना खत्म हो गया, घर में जो फीडबैक रखा था वो भी खत्म हो गया है। इतना रोने के, इतना आंसू देखने के बाद जिनका लगता है फेडरल स्ट्रक्चर देखेंगे, अन्य महामहिम राज्यपाल जी का जितना बयान मैं देखी हूँ उसमें देखा है, उन्होंने सिर्फ यही शब्द बोला है कि जनता से हमारे पास अपील आया है, उसका मुताबिक मैं जनता के सेवक के नाते काम किया है। तो मुझे ऐसा ही लगता है। दिनेश जी, हेलो दिनेश जी। हाँ जी, बोलिए। दिनेश जी, चंद्रमणि जी के अलावा कोई और क्वेश्चन लेने वाले हैं क्या? नहीं, एक सवाल मेरा है। हाँ राकेश जी बोलिए। हाँ मेरा सवाल ये मुद्दे है कि अभी वेस्ट बंगाल में कोरोना वायरस की क्या सीरियसनेस है, क्योंकि वहां से जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा कुछ डिस्प्यूट भी हो रहा है कि जो एक्चुअल फिगर है उसको कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। जो आलोचक हैं वो इस बात को बोल रहे हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि स्टेट में भी कोरोना वायरस की क्या सीरियसनेस है, और जो ऑफिशियल आंकड़ा है और सच्चाई में जो रियलिटी है उसमें कितना अंतर है? क्या मुझे पूछा गया है? हाँ आपकी से। देखिए दिनेश जी, तो 2-3 दिन पहले आपने जो आंकड़ा देखा था और कल जो मुख्य सचिव से जो आंकड़ा दिया गया है, इसमें बोला गया है 18 लोग जो कोविड-19 से इनका डेथ हुआ था और 39 लोगों का डेथ हुआ है, जिसका इंस्टेंस उसी समय कोविड के कारण नहीं हुआ, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव। क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा आंकड़ा कोई दूसरा प्रदेश से आपका पास आए है क्या? ऐसा आंकड़ा दिया जाता है क्या? कोई जो कोरोना के जो लास्ट जो सिम्टम है वो तो न्यूमोनिया के सिम्टम होते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो जिनका जो सिम्टम से मरा है तो न्यूमोनिया लिखा है सिम्टम,
न्यूमोनिया का कारण इनका डेथ, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है। इसका इतना फर्क है, बयान में इतना फर्क है। और 2-3 दिन पहले भी आपने देखा राज्य सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाया गया है, और कुछ दिन पहले जिस समय एक बार एक आंकड़ा दिया गया था, कुछ देर में उनको चेंज कराया गया था। और जो इलाका में हमारे पहले माननीय सब्यसाची दत्ता जी ने भी उठाया मुद्दा, उलूबेरिया हॉस्पिटल के पीछे कल एक डेड बॉडी को फेंक के गया था, और जो धापामाट वगैरह वगैरह जो बोलते हैं, जो ही इलाका से हमारे पास खबर आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि आंकड़ा सही है कि नहीं है, मुझे पता नहीं है। क्यों छुपा रहे हैं? छुपाने से क्या फायदा है? मुझे एक डॉक्टर ने, सीनियर डॉक्टर ने मुझे ये भी पूछा था कि मैडम, ये छुपाने का कारण हो सकता है राज्य सरकार का कोई दूसरा चिंता हो सकता है, सोच हो सकता है। इन्होंने सोच रहे हैं कि ज्यादा हिसाब दिखाने से लोगों का मन में डर पैदा हो सकता है, ऐसा। लेकिन आपके आंकड़ा देख के आप लोग छुपा रहे हैं, इसका कारण लोगों का मन में लगता है अगर 9.5 करोड़ में 7 लोग मरे हैं तो क्या है, अगर 9.5 करोड़ जनता के अंदर 100 लोग अफेक्टेड हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए ये लॉकडाउन नहीं मान रहे। आप सही आंकड़ा बताइए, जो लोग पॉजिटिव हो रहे वो इनका पूरा हिसाब दे दीजिए, आप ज्यादा टेस्ट कराइए। ये तो नहीं कर रहे आप सिर्फ और केंद्र राज्यों हिसाब वगैरह छुपाने का कोशिश अकेला कर रहे। किसी ने अगर मुद्दा उठाता है तो उसको आप हिरासत में ले लेते हैं, इसको अरेस्ट करता है, FIR कराता है। सोशल मीडिया में ऐसा शोर उठ गया है, डर से लोग कर रहे। सोशल मीडिया में जो लोग कर रहे वो मूर्ख नहीं है, सब लोग मूर्ख नहीं है। सोशल मीडिया में जो मुद्दा उठा गया है वो डर से कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बांग्ला में सही आंकड़ा नहीं दिए जा रहे। लोग को सावधान करने के लिए, इनको चेतावनी देने के लिए सोशल मीडिया में जो आंकड़ा जो इनका आंखों के सामने हो रहा है वो डाल रहे। तुरंत आप लोग इनको हिरासत में ले रहे, तुरंत राज्य सरकार इनको FIR दर्ज करा के इसको हैरास कर रहे। ये सही नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश जी, और कोई पत्रकार मित्र है क्या? योजना के नाम से एक अकाउंट है। सेकंड, माननीय संजय मयूख जी एक क्लेरिफिकेशन करना चाहते हैं सुकांत मजुमदार जी, जो कि सब्यसाची जी ने उनके बारे में कहा। तो एक बार सुकांत मजुमदार जी, आप अपनी बात प्रेस मीटिंग में है, बाद हम लोग बात कर लेंगे। हेलो दिनेश जी। ठीक है। योजना जी, आपका कोई सवाल है? योजना जी, अगर आपका कोई सवाल है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नहीं सर, मुझे लगता है कि सारे बहुत सवाल ले लिए हैं। बहुत समय हो चुका है, सारे सवाल आ चुके हैं। मेरा आज समय की कमी के कारण देवाश्री चौधरी जी, जॉन बरला जी, डॉक्टर जयंत राय जी, डॉक्टर सुकांत मजमूदार जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी, अर्जुन सिंह जी, सब्यसाची दत्ता जी और हमारे पत्रकार मित्रों, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी के इस मंच पर आप आए हैं। आप सब स्वस्थ रहें, घर में रहें, यही कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। सर जी नमस्कार सर जी